में मैंने आपको ये कहा था कल कि लॉ से कुछ स्टार्ट किया था कि लॉ दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉज आर दोज लॉज विच आर मेड टू रन द बिजनेस, टू गवर्न द बिजनेस और टू मैनेज द सोसाइटीज एंड टैक्स कलेक्शन के लिए। तो तीन टाइप के होते हैं सिविल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉ की जरूरत इसलिए क्योंकि देश चलाने के लिए आपने कल खुद ही बोल दिया था कि सरकार बिजनेस तो ढंग से कर नहीं रही है, तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो बिजनेस कर रहा है उनसे टैक्स क्या कर ले, कलेक्ट। सो टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू लॉ बनाए हैं। फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या किसी भी मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है, तो उसका रीजन आप क्या दे रहे थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उन्हीं मैटर पे क्या लगाया जा सकता है, टैक्स। उसके अलावा किसी भी मैटर पे टैक्स लगाया नहीं जा सकता। मतलब पावर टू इंपोज टैक्स कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है तो टैक्स लगाने का जो लॉ है वो कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है? बनाता है पार्लियामेंट। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। कैसे बनाते हैं? बिल पास करके, है ना। बिल दोनों लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? बिल विल बिकम दी एक्ट। चलाने का काम किसका होता है? ध्यान रखने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका होता है? गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी का। रूलिंग पार्टी के हेड कौन होते हैं? मोदी जी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने ये काम जो टैक्स कलेक्शन का है वो काम क्या किया है? डेलीगेट किया है। और वो काम किसको दिया है? को वो काम दिया है फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी हेल्प के लिए एक बॉडी बनाई है, उस बॉडी का नाम क्या है? सीबीडीटी, है ना। उस बॉडी का नाम क्या रहेगा? सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कितने मेंबर्स है इसमें? छह मेंबर है और एक चेयरपर्सन है। अगर आप चेयरपर्सन को भी मेंबर मानते हो तो फिर 7 हो जाएगी बात। फिर बात ये आ रही थी कि इसके सीबीडीटी के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है? ऑफिसर्स की आर्मी। और हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन सा होता है? पीसीसीआईटी, दैट इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर उनके नीचे क्या होता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन देयर इज दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर के बाद आता है डिप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। ये सेम रैंक के क्या होते हैं? ऑफिसर्स। फिर अदर ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड स्टाफ वगैरह आता है। जो ऑफिसर आपकी इनकम को चेक करता है वो क्या कहलाता है? एओ, दैट इज असेसिंग ऑफिसर। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या करते हैं? इनकम को चेक करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? असेसमेंट। उसको हम कहते हैं असेसमेंट। एंड जिसका असेसमेंट हो रहा है वो कौन कहलाता है? असेसी। इतना हम लोगों ने कल क्या किया था? डिस्कस किया था। नाउ सपोज मेरी इनकम का असेसमेंट हुआ, मेरे को लगता है कि मेरा टैक्स से लाख रुपए बनता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोलता है नहीं, आपका टैक्स तो 5 लाख रुपए बनता है। तो क्या मुझे 5 लाख रुपए भर देने चाहिए कि मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए? अपना स्टैंड भी लेना चाहिए। हो सकता है कि मैं क्या हूं? सही हूं और असेसिंग ऑफिसर क्या हो? गलत हो। तो क्या जो भी असेसमेंट हो रहा है, जो भी चेकिंग हो रही है, क्या वो 100% करेक्ट हो सकती है? जरूरत नहीं है। ऑफिसर से भी कुछ गलती हो सकती है, वो कुछ लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है और हम लॉ को कुछ अलग तरीके से क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट। वो भी सही हो सकता है और हम भी क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। तो कहां जाना चाहिए आप मुझे बताइए। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द असेसमेंट, व्हाट यू कैन डू? इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द असेसमेंट, व्हाट यू कैन डू? कहां जाए? कोर्ट जाए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? कहां जाए? जनरली स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर हाई कोर्ट चले जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो? अगर आपको सबसे फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही ऑफिसर बैठा है जो क्या करता है? अपील्स हैंडल करता है। क्या अपील करता है? क्या हैंडल करता है? अपील्स। अगर आपको कुछ न्याय चाहिए तो सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसका होगा? अपील्स का कमिश्नर होगा। किसका कमिश्नर होगा? अपील्स का। एक सीआईटी अलग है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आता है और जो अपील्स हैंडल करता है वो सीआईटी क्या होता है? अलग होता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि फर्स्ट अपील किसको जाती है? फर्स्ट अपील जाती है सीआईटी अपील्स को। आपने सीआईटी अपील्स को अपील करी,
अपील वाला भी बोलता है कि नहीं यार आप गलत हो, जो ऑफिसर ने जजमेंट दिया है वो जजमेंट हमें क्या लग रहा है, सही लग रहा है, वो करेक्ट है। तो अब क्या करें, आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। आप सेकंड अपील भी क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। वो अपील होती है IT80 के अंदर। IT80 नाम सुना है कभी? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये वो कोर्ट है जो इनकम टैक्स की केसेस क्या करता है, हैंडल करता है। हाई कोर्ट के पास तो दूसरे केसेस भी होते हैं। IT80 के अंदर जो केसेस होते हैं वो सिर्फ किसके होते हैं, इनकम टैक्स के। तो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द अपील्स, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू IT80। नाउ इफ यू आर अगेन अनहैप्पी, IT80 वाले भी बोलते हैं कि नहीं, जो ऑफिसर्स बोल रहे हैं, जो अपील वाला बोल रहा है CIT अपील्स वो सही है, तो क्या करें? फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। और हाई कोर्ट से भी खुश नहीं हो तो कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास। इफ योर मैटर इज लाइक दिस कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक हो तो। सो ये हमारी जुडिशियल हायरार्की हो गई। वो हमारी कल एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की कैसे कही थी कि भैया चालू कहां से हुए थे, मोदी जी से, और नीचे इनकम टैक्स के स्टाफ पर आकर क्या हुए थे, खत्म। अब ये कौन सी हायरार्की कहलाती है, जुडिशियल हायरार्की। फर्स्ट अपील्स टुवर्ड्स CIT अपील, सेकंड अपील्स टुवर्ड्स IT80, थर्ड अपील कहां जाती है, हाई कोर्ट, एंड फिर कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट, क्या करें? अब तो घर ही जाना है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कोई फांसी की सजा तो मिलने नहीं वाली कि प्रेसिडेंट के पास जाकर माफी मांग ले। तो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट ऑप्शन। ये होते हैं जितने भी, देखो असेसमेंट, अपील्स, ये सारी चीजें है ना, इंटर में नहीं सिखाई जाती। इंटर में क्या सिखाया जाता है, पहले तो इनकम निकालना सिखाए। इनकम का निकालने के बाद इनकम का क्या होगा, असेसमेंट, और असेसमेंट से प्रॉब्लम होगी तो क्या करोगे, अपील फाइल करोगे। सो ये वाला सेगमेंट आपको कहां मिलेगा, फाइनल में। असेसमेंट एंड अपील्स का जितना भी सेगमेंट होता है वो कहां चला जाता है, फाइनल के सिलेबस में होता है। फाइनल, अभी तो ये 50 नंबर का सब्जेक्ट है, फाइनल में आके कितने का हो जाएगा, 100 मार्क्स का, है ना। 100 मार्क्स का ये क्या रहेगा, पेपर रहेगा। अपने आप में ही एक ग्रुप है। जनरली इनकम टैक्स के बारे में ये कहते हैं कि वो अपने आप में ही ग्रुप है। इसका रीजन आपको भी पता चलने वाला है, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, अब वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको इनकम टैक्स में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो सबसे पहले तो एक एक्ट बना है, वो एक्ट का नाम क्या है, बेटा नोट्स आपको मिल गए हैं ना, है ना, नोट्स ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स सेंड कर दिए गए। डोंट वरी, अभी तो मैं पूरे नोट्स बनवाऊंगा। जो मॉड्यूल में है, जो मैंने नोट्स दिए हैं, उससे भी सिंपल और उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल के साथ आपकी कॉपी में आपके नोट्स बन जाएंगे। जरूरत, अभी टेंशन मत लो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। सो इनकम टैक्स में हमें जो पढ़ना रहेगा वो क्या पढ़ना रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। 1961 में अप्रूवल दी थी प्रेसिडेंट ने, तो इसका नाम पड़ गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। कितने सेक्शन है आपको पता है, टोटल इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है, मैं बता देता हूं। टोटल 298 सेक्शंस है। अरे यहां पर टोटल 298 सेक्शन है, ज्यादा नहीं है बच्चों। कितने हैं, 298। ये तो सेक्शंस है। फिर बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, सब सेक्शंस भी होते हैं, फिर क्लॉज भी होते हैं, है ना, सब क्लॉज भी होते हैं, ऐसे भी चीजें चलती है। सो अगर हम देखा, जैसे हमारा एक सेक्शन है 80, तो उसमें 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD1, 80CCD2, 80CCH, 80CCH1, 80CCH2, JJAA, 80TTA, TTB, QQB, RRB करके ऐसे क्या करना है सेक्शन। सेक्शन 194 है तो 194A, 194B, 194C, 194D करके ऐसे आपको क्या मिलेंगे, काफी सारे सेक्शंस मिलेंगे। सो बोलने के तो 298 है, लेकिन सब सेक्शन क्लॉज वगैरह को मिला लोगे तो ज्यादा नहीं है, 800-900 है बस। ओनली 800 to 900 सेक्शंस आर देयर। तो सर क्या इंटर के सिलेबस में पूरे पढ़ने हैं? कितने पढ़ने हैं, 200 समथिंग, अराउंड 200, मतलब 800 में से कितने मान लो आप, 200 अराउंड आपको सेक्शंस क्या करने हैं, यहां पर पढ़ने हैं। सर क्या हमें सेक्शन याद रखना है? हर एक सेक्शन, देखो आप मेरे से पूछोगे तो मुझे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, इतनी बार रिवाइज करवाता हूं, मुझे तो याद हो जाएंगे। एज अ स्टूडेंट हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हमें याद रखना बहुत जरूरी है।
जो सेक्शंस मैं आपको बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। तो यस, वो आपको करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स के सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी सेक्शंस दे रखे हैं ना, इस इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी सेक्शंस है, वो सारे सेक्शंस इनकम टैक्स ने 23 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखे हैं। कितने चैप्टर्स में डिवाइड कर रखे? 23। तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट? तो वो कितने हैं? 23 चैप्टर। जरूरी नहीं है कि हमारा मॉड्यूल वैसे जो उनने चैप्टर बना रखे हैं वैसे ही चैप्टर हमारे मॉड्यूल ने बना रखे हो। हमारा मॉड्यूल क्या करता है, एक चैप्टर में 2-3 चीजों को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। बट ओरिजिनली देखा जाए तो 298 सेक्शंस है, और 298 सेक्शंस 23 चैप्टर्स में क्या है, डिवाइडेड है। तो आपको इनकम टैक्स में ये पढ़ना पड़ता है। फिर दोस्तों जहां सेक्शंस हैं वहां पर एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो आप जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको सेक्शन के साथ में क्या पढ़ना पड़ता है, एक्सेप्शंस भी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली याद नहीं है कितने एक्सेप्शंस है, बट बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। प्लस आप जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको शेड्यूल्स भी पढ़ने होते हैं। नाउ कभी जैसे आपने पहले भी लॉ पढ़ रखा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि शेड्यूल्स क्यों होते हैं? मतलब सेक्शंस में तो कंटेंट लिखा होता है, देन व्हाई वी हैव शेड्यूल्स? एनी आइडिया? थोड़ा बेस पता होना चाहिए अपने को कि यार भैया शेड्यूल्स क्यों होते हैं। जैसे ना, मान लो किसी सेक्शन में लिखा है कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अब वो नंबर ऑफ लिस्ट बनती है वहां पे, स्पेसिफाइड बिजनेस की क्या बनेगी, लिस्ट। वो जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स के ऊपर ये प्रोविजन क्या होगा, अप्लाई होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, जब भी लिस्ट बनाई जाती है ना, तो वो लिस्ट कहां डाल दी जाती है, शेड्यूल में डाल दी जाती है। तो जनरली यहां पर क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं। तो शेड्यूल्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो इनकम टैक्स में टोटल 14 शेड्यूल्स है। टोटल कितने शेड्यूल्स है, 14 शेड्यूल्स आर देयर, है ना। फॉर्मेट इनकम टैक्स में फॉर्मेट नहीं देता है, इनकम टैक्स के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स वगैरह क्या करते हैं, बताते हैं शेड्यूल के अंदर। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 which has total 298 sections divided into 23 chapters, but plus you have to read the exceptions। साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, शेड्यूल्स। जो शेड्यूल्स आप कहते हैं, टोटल 14 शेड्यूल्स है आपके इनकम टैक्स में। इंटर के सिलेबस में सब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जो है हमको वही क्या करना पड़ेगा, डिस्कस। नाउ इनकम टैक्स एक्ट तो है ही सही, फिर इनकम टैक्स का अगर हम सिलेबस देखने जाए तो इनकम टैक्स रूल्स भी है। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स भी है दोस्तों, और इनकम टैक्स रूल्स 1962 है। सारी बातें एक्ट में डाली नहीं जा सकती, सारी बातें सेक्शंस में लिखी नहीं जा सकती। उसको कहां डाल दिया जाता है, कुछ बातें जो कि और अच्छे से क्या कर रही है, इन चीजों को एक्सप्लेन कर रही है कि वो काम जैसे असेसमेंट होगा तो असेसमेंट में और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सारी चीजें सेक्शन में डालेंगे तो सेक्शन बहुत बल्कि हो जाएगा। तो वो चीजें कहां डाल देते हैं, रूल्स में डाल देते हैं, ताकि आपका सेक्शन का पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाए, लाइट हो जाए, है ना। एक सेक्शन का पार्ट लाइट हो जाए और वो चीजें कहां चली जाए, रूल्स में चली जाए। ज्यादा रूल्स नहीं है दोस्तों, 2-3 हजार रूल्स है इनकम टैक्स, ओनली 2-3,000 रूल्स आर देयर। अब क्या मैं डरा नहीं रहा हूं, आप समझ रहे कि मैं डरा रहा हूं, लेकिन क्या हमें सब पढ़ना है, नहीं सब नहीं पढ़ना है। आप ये मान के चलिए 15-20 रूल्स आपको क्या होंगे, इंटर लेवल पर पढ़ने होंगे। फाइनल में भी पूरे नहीं पढ़ने होते बच्चों, फाइनल मतलब मगर मैं आपको बोलूं एक समंदर है, इनकम टैक्स इज लाइक ओशन। कोई भी इंसान यहाँ पर कोई कितना भी ज्ञानी हो, उसको ज्ञान यहाँ पर कमी पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली 2000 रूल्स किसी को भी याद रखना, इवन मेरे लिए क्या किसी दुनिया में किसी के लिए भी याद रखना पॉसिबल नहीं है। लॉट ऑफ रूल्स आर देयर। नाउ इनकम टैक्स रूल्स आपको देखने होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है दोस्तों नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस आर देयर। जब भी आप कोई एक्ट पढ़ रहे हो तो साथ में आपको कोई नोटिफिकेशंस भी देखने होते हैं। नो, व्हाट आर नोटिफिकेशंस? नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर नोटिफिकेशंस? यस, अगर देखो कोई अमेंडमेंट आया है और वो अमेंडमेंट को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो कैसे किया जाएगा, नोटिफाई। क्या करना चाहेंगे, नोटिफिकेशंस।
तो अगर एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को आप तक पहुंचाने के लिए क्या इशू किए जाते हैं? नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। तो जो भी अमेंडमेंट्स है वो यहाँ पे और हमें देखने होते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हो चुके होते हैं, जैसे कुछ नोटिफिकेशन इतने इंपॉर्टेंट हो चुके होते हैं कि वो सेक्शन का ही क्या बन चुके होते हैं? पार्ट बन चुके होते हैं। तो हम जब वो सेक्शन पढ़ रहे होंगे और वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा तो हम वहीं की वहीं उसको क्या कर लेंगे? एड्रेस कर लेंगे। नहीं तो इनकम टैक्स में 3-4 लाख नोटिफिकेशन आज तक आ चुके हैं, सारे पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। जो रेलेवेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मॉड्यूल में गिवन है, वो जरूर हमें इस लेवल पर क्या करेंगे? एड्रेस। नाउ जब आप इनकम टैक्स की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज और आती है, दैट इज सर्क्यूलर्स। एक चीज और आती है, दैट इज सर्क्यूलर्स। व्हाट आर सर्क्यूलर्स? सर्क्यूलर क्या होते हैं और नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर में क्या फर्क होता है? यस यस यस। जो नोटिफिकेशन होता है ना बच्चों, अगर कोई इनकम टैक्स से नोटिफिकेशन आया है तो वो आपको भी मानना है, मुझे भी मानना है, और जो ऑफिसर्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उनको भी वो नोटिफिकेशन क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग टू ऑल, सबके लिए क्या होगा? बाइंडिंग होगा। लेकिन जो सर्कुलर्स होते हैं ना, सर्कुलर्स आर गिवन टू दी डिपार्टमेंट्स। ऑफिसर के लिए क्या दिए जाते हैं? सर्कुलर्स दिए जाते हैं। सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया है, किसको मानना है सर्कुलर? अपन को मानना है क्या? नहीं। किसको मानना है? ऑफिसर्स को मानना है। सीबीडीटी ने क्या इशू किया? नोटिफिकेशन। किसको मानना है? अपने को मानना है, ऑफिसर्स को मानना है कि सबको मानना है? सबको मानना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, जो सर्कुलर अपन को मानना तो नहीं है, लेकिन अगर सर्कुलर में अपने फेवर की बात है तो वो सर्कुलर हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, है ना। जो सर्कुलर हमारे अगेंस्ट होगा उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जो सर्कुलर हमारे फेवर में है वो सर्कुलर हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। वैसे सर्कुलर्स कहलाते हैं बेनावेलेंट सर्कुलर्स। क्या कहते हैं उन्हें? बेनावेलेंट सर्कुलर्स करके। इंटर लेवल में इतना काम नहीं आएगा। फाइनल लेवल्स में जब ज्यादा सर्कुलर्स क्या किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो वहां पर हमें ये डिसाइड करना होता है हमारे फेवर की चीजें, तो वो फेवर की चीजें तो हम उसको क्या करेंगे? फॉलो। ठीक है। सो जो ये इनकम टैक्स का एंटायर समुंदर है, उसमें सबसे फर्स्ट तो क्या आ जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर आ जाता है इनकम टैक्स रूल्स, क्योंकि सारी बातें एक्ट में डाली नहीं जा सकती और जो सेक्शन में लिखा है उसको अच्छे से फॉलो करवाने के लिए और बातों की जरूरत होती है, तो वो बातें कहां इनपुट की जाती है? रूल्स में। नोटिफिकेशंस आर दी कम्युनिकेशंस ऑफ अमेंडमेंट्स। नोटिफिकेशन जनरली सीबीडीटी क्या करता है? इशू करता है, बिकॉज गवर्निंग बॉडी, एपेक्स बॉडी कौन है? दैट इज सीबीडीटी। सर्कुलर्स आर फॉर दी डिपार्टमेंट्स। लाइक जैसे मान लो दो ऑफिसर्स लड़ रहे हैं मेरा असेसमेंट करने के लिए। ऑफिसर को लगता है कि ये मेरे सर्कल में आता है और वो वाले ऑफिसर को लगता है कि ये मेरे सर्कल में आता है। उनको पता है कि इसके पास मोटा टैक्स मिल सकता है, एंड हर कोई ऑफिसर अपना नाम कराने के लिए क्या करेगा? झगड़ा, कि भैया मेरे पास ये केस आ जाए, मेरे पास ये केस आ जाए। वी हैव द इंफॉर्मेशन नाउ, सीबीडीटी विल इशू द सर्कुलर कि ये वाले एसएससी का असेसमेंट ये वाला ऑफिसर करेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये इसके एरिया में आती। मतलब अगर ऑफिसर्स में डिस्प्यूट चल रहा है, कम्युनिकेशन करना है कुछ ऑफिसर से, तो उसके लिए क्या इशू किए जाते हैं? सर्कुलर्स। जैसे क्या होता है, भाई बारिश का टाइम है तो इनकम टैक्स रिटर्न आजकल तो मैक्सिमम ऑनलाइन हो गए, लेकिन मान लो कि किसी एरिया में बाढ़ आ गई, फिर भी फिजिकली जाके भी कुछ लोग क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं। तो सर्कुलर आया कि भैया ड्यू डेट जो थी वो हमने 3 दिन आगे क्या कर दी? बढ़ा दी है। सर्कुलर अपने लिए नहीं है, किसके लिए होता है? ऑफिसर्स के लिए, लेकिन वो अपने फायदे का सर्कुलर है, तो पर वो सर्कुलर क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, ना। इट इज लाइक दिस। एंड दोस्तों आपको इनकम टैक्स में एक चीज और पढ़नी होती है, इंटर पे तो कम ही है, इंटर लेवल पे कम है, बट ये पार्ट है आपके सिलेबस का, केस लॉस। केस लॉस, क्योंकि बहुत बार डिस्प्यूट्स हुए हैं और उस डिस्प्यूट के जजमेंट दिए गए हैं। वो जजमेंट अपने आप में ही क्या करते हैं? एक तरीके से सेक्शन का ही काम करते हैं। वो जजमेंट हमें क्या करने होते हैं? टाइम टू टाइम देखने होते हैं। केस लॉस कहलाते हैं वो लोग। अभी तक 8-10 लाख केस लॉ इनकम टैक्स में, मतलब सोचो कितने मैटर हुए होंगे। 8-10 लाख केस लॉ। आपको है ना ये चीज जीएसटी में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी भी नया नया है, आए कब? अभी 2017 में, और ये तो कब से आके बैठा हुआ है? 1961 से। और भाई देखो,
बन तो गया था। आज का लॉ मतलब जितनी अपनी प्रॉब्लम थी जीएसटी के अंदर सब लोगों को एनालाइज करके उसको नया कर दिया, वो सारी प्रॉब्लम क्या कर दी, दूर कर दी। आप जीएसटी जब पढ़ोगे ना, यू विल गेट सेक्शंस वेरी इजीली, लाइक सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10, कोई ज्यादा टेंशन, 11, 15, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4). यहाँ देखेंगे तो सेक्शन ऐसे हौज पौज, इधर एक सेक्शन इधर, एक सेक्शन इधर, बीच में कुछ और नई बात डालनी लग गई। जैसे इनको मान लो सेक्शन 206C था, है ना, अब उसमें कुछ नई बात डालनी तो 206C 1F, और भूल गए कुछ बात डालना, फिर कोई नई सरकार आई उनको कुछ डालनी तो 1F 1H। तो मतलब ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं, वो सेक्शन को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। बट यस, कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद आराम से हो जाते, क्योंकि सबसे आपको पढ़ने में सबसे मजेदार यही सब्जेक्ट लगेगा। आई अश्योर यू कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है और इंटरेस्टिंग है वो क्या है, ये आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना पढ़ाया उसको घर पे जाके 15 मिनट रिवाइज करना है, सिर्फ 15 मिनट। वो भी कैसे, माइंड से रिवीजन, है ना। लोग क्या करते हैं, लोगों की एक आदत होती है, हमने सर 15 बार पढ़ लिया था, हम भूल जाते हैं। उसकी गलती क्या, तुम रीड करते हो। मैं आपके सामने यहाँ पे कोई नोट्स नहीं खोलूंगा, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब मुझे कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। आपको भी अपनी एबिलिटी ऐसी करनी है कि भैया हमें बिना देखे सारे सेक्शंस क्या हो याद है। वो सीक्वेंस में, हर जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस में मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, रिवाइज, ऑटोमेटिक चीजें क्या हो जाएगी, याद। फिर क्या होगा, जैसे आपने सेक्शन नंबर 1 पढ़ा, सेक्शन नंबर 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, आपने 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, अब एकदम से 2 की कुछ बात याद नहीं आ रही है, तो फिर वो याद करने की कोशिश करेंगे ना, उसके लिए नोट्स देखना है। आपके माइंड को बताओ तो सही कि आपके माइंड को आता क्या नहीं है। अपन बस रीड करते रहते, दैट इज द प्रॉब्लम। यहां पर आज की तारीख 2 तारीख है, 31 अगस्त तक जो पढ़ेंगे वो 31 अगस्त के दिन आप सब लोग बोल रहे होंगे, वो भी बिना देखे। आई प्रॉमिस दिस। बस आपको कुछ नहीं करना है, 15 मिनट रोज क्या करना है, रिवाइज करना है। जिस दिन छोड़ा उस दिन खेल खत्म। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसको, जैसे कॉस्टिंग है ना आप लोगों को शायद सेकंड ग्रुप में, तो कॉस्टिंग है तो उसके अंदर अब आप क्या करा, प्रैक्टिकल करा, सॉल्व करके रख दिया, 1 महीने बाद भी करोगे तो वो कॉन्सेप्ट है, वो लॉजिक है, तो वो क्या आ जाएगा याद। लॉ इज इलॉजिकल। लॉ जो है वो क्या होता है, लॉजिक। उनने जो बोल दिया वो तो उनकी मनमानी चलेगी, उनने जो बोला वो बात हमें क्या करनी है, फॉलो करनी। तो उनकी बात जो वो बोल रहे वही मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सो आप वो तभी कर सकते हो जब आप मल्टीपल टाइम्स क्या करें, रिवाइज करें। अब आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स पे। स्टार्ट कहां से करेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट से करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये क्या हो रहा है, इनकम टैक्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और किसी टीचर के साथ भी हो रहा था यहां पे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरा आईपैड खराब नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, अरे बाप रे, ये क्या है, ठीक करवाते हैं बेटा कल इसको, कुछ ना कुछ तो है, कुछ भूतिया एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे, नहीं यार। नाउ सेक्शन नंबर 1 करते हैं, चलिए स्टार्ट। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, साथ में लिखेंगे दोस्तों। सेक्शन नंबर 1 ने 3 बातें कही हैं। द नेम ऑफ द एक्ट is Income Tax Act 1961। सेक्शन नंबर 1 ने कुछ नहीं कहा, बेवकूफ बनाया। दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंड, इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 1962। 1st April 1962 से ये
एप्लीकेबल हुआ था, तो इंडिया में टैक्स लगना चालू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। और तीसरी बात जो इस एक्ट ने कही है, ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दिस एक्ट अप्लाइज टू, थोड़ा सा राइटिंग को कंसिडर करना मुश्किल हो रही है लिखने में थोड़ी सी। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। यहां पर ये आईपैड में लिखते टाइम ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है यार, इसका रीजन? हाँ वही ना, यहाँ अर्थिंग की दिक्कत है। तो ये या फिर कुछ चेंज, उसको प्लग वगैरह चेंज करो उसके। जैसे ये है ना, अगर ये वाला सिस्टम ठीक कर दोगे ना और वहां लगा दोगे तो मेरे को लग रहा है अर्थिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, क्योंकि इसमें अर्थिंग का न्यूट्रल करने की चीज ना, तो उसको वो नहीं है। तो भाई फिर क्लास में इधर बहुत दिक्कत, हमें लिख ही नहीं पा रहा हूँ ढंग से। हाँ, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, ये देखो, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले से अप्लाई होता है ये एक्ट, जम्मू कश्मीर में पहले से, मतलब इवन अभी तो आपको पता था कि उसका स्पेशल स्टेट सब हटा दी, वो यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहले जब ये सब नहीं भी था तब भी जम्मू कश्मीर के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट तो क्या होता था अप्लाई। जैसे आप अपना कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, तो जम्मू कश्मीर का अपना खुद का क्या था, कंपनी लॉ था, है ना। उनका कंपनी लॉ अलग था, उनके एक्ट्स क्या हुआ करते थे, अलग हुआ करते थे। लेकिन तब जब ये अलग भी हुआ करते थे तो हमारा इनकम टैक्स तो उनके ऊपर एप्लीकेबल था ही सही, ठीक है। तो दिस वाज सेक्शन नंबर 1, बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू द इनकम टैक्स। उन्होंने ये दिया कि भैया ये सा है, अभी लिखना नहीं, सुनना। सेक्शन नंबर 2 जो होता है ना, सेक्शन नंबर 2, आप कोई सा भी एक्ट उठाकर देख लो, आप कंपनी लॉ उठा के देखो, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दे रखी है? कोई बात नहीं, है ना। मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि ना, अभी अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी स्टार्ट ही हुआ ना कंपनी लॉ, तो अब अभी पढ़ना स्टार्ट करो, सॉरी तो अभी कैसे पता होगा? आप कोई सा भी एक्ट उठाकर देखो, जनरली जो डेफिनेशंस मिलेगी ना, वो डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलती है। तो जो भी डेफिनेशंस है वो कहां मिलती है? सेक्शन 2। अब यार सेक्शन 2 को अपन पढ़ कैसे सकते हैं, क्योंकि यार जब जब जिस सेक्शन में जो डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम कहां पर आएंगे? सेक्शन नंबर 2 पे आएंगे। जैसे सेक्शन नंबर 2 में, जैसे आप जनरली इसको क्या पढ़ते हो, सेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऐसा पढ़ते हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। याद रखिएगा दोस्तों, इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन वाला, अच्छा सबसेक्शन कब बोलते हैं? हाँ, जब सेक्शन के अंदर कुछ और मेन सेक्शन से रिलेटेड करके कोई बात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसेक्शन। जनरली डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो हम इसको सबसेक्शन रीड नहीं करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3। तो कभी मेरे से निकल भी जाए गलती से कि सबसेक्शन 3, बट अल्टीमेटली हमको क्या याद रखना है कि वो क्या है? क्लॉज है ना। पर क्या फर्क पड़ जाएगा, बस अपने नॉलेज के लिए था। तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन 2 ऐसा मिलेगा आपको और एक सेक्शन 10 ऐसा मिलेगा जहां पर कि क्या होंगे? क्लॉजेस रीड किए जाते हैं, सबसेक्शन रीड नहीं किए जाते। अब सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, जब जरूरत पड़ेगी अपन डेफिनेशन को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। इनकम टैक्स में सेक्शन 3 भी डेफिनेशन का है। सेक्शन 3 भी किसका है? डेफिनेशन का। तो सेक्शन 2 भी डेफिनेशन का है और सेक्शन 3 भी डेफिनेशन का है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमें 1 के बाद पढ़ना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहिए? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 इज योर चैप्टर नंबर 1। सेक्शन नंबर 4 का नाम है चार्जिंग सेक्शन। इसका नाम है चार्जिंग सेक्शन। बाप रे, भाई प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बोल रहा हूं वो पता नहीं क्या लिखा रहा है भाई साहब। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्यों कहते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा ही होगा। देखिए, चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है? अगर ये कंडीशंस इस सेक्शन की फुलफिल होती है तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा,
नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आप इनकम टैक्स दे रहे हो, आप दे रहे हो, हाँ मतलब ठीक है आप दे, मतलब मैं बच्चों से पूछ रहा था कि आप इनकम टैक्स, आप लोग इनकम टैक्स दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, मैं दे रहा हूं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो सेक्शन 4 में आपके ऊपर है और वो अप्लाई नहीं हो रहा है, और मेरे ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई। इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये किस पे डिपेंड करता है, सेक्शन 4। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है आपका, सेक्शन नंबर 4। इसकी कंडीशन जो जो है वो फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स अप्लाई होगा, नहीं तो इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। मैं यहां पर आपको नोट्स में देखो सारी चीजें प्रॉपर मिलेगी लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आप लोगों को पहले ध्यान से सुनना क्या क्या कंडीशन है। सेक्शन नंबर 4 ने बोला पर्सन होना चाहिए। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, पर्सन, पर्सन पे, ठीक है। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, पर्सन की क्या होना चाहिए, इनकम। तो मैं पर्सन हूं, आप पर्सन है, मेरी इनकम है और आपकी इनकम नहीं, सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो जो इनकम है वो कहां होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में। इनकम, भाई कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है ये तो लिखने का, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी सारी फैकल्टीज को, तो फिर तो चेंज ही करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ही नहीं, मैं तो कैसे बच्चे समझेंगे। अभी अपन को ये सब डिटेल में ही देखना है, मतलब ये तो मैं बस बता रहा हूं आपको। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, पी वाई, ये प्रीवियस ईयर लिखा है दोस्तों, ये क्या है, पी वाई, प्रीवियस ईयर। नाउ एक एक चीज को ही हमें समझना रहेगा, मैं थोड़ा इसलिए सेक्शन को, क्योंकि पर्सन क्या होता है उसकी डेफिनेशन है, इनकम क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में इनकम होनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जम्प्ट नहीं मतलब होता है कुछ इनकम के ऊपर क्या नहीं लिया जाता, टैक्स लिया नहीं जाता। अगर जैसे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर इनकम पे क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, तो इनकम तो है लेकिन सरकार ने उसको क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट। सर क्यों कर रखा है एग्जम्प्ट, सरकार की इच्छा, सरकार को बेनिफिट देना था किसान को, अगर बेनिफिट नहीं देंगे तो वो वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं आएगी, ठीक है। सो वैसे भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग सकता है, इनकम टैक्स भी लग सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है, स्टेट। कुछ गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगा के भी रखी है, जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज ऑफ एग्रीकल्चर्स के ऊपर क्या लग जाता है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। अब आसाम, भाई यार वहां पर इंडस्ट्रीज है नहीं, वहां तो चाय के बागान ही, उनसे भी टैक्स नहीं लेंगे तो वो आसाम की गवर्नमेंट चलेगी कैसे। तो हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है, टैक्स लगा रखा। तो पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम कब होनी चाहिए, कौन से साल में होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में। तो व्हाट इज प्रीवियस, देखो मैं एक बात बताता हूं, प्रीवियस ईयर क्यों नाम पड़ा, जैसे ना अभी कौन सा साल चल रहा है दोस्तों, करंट ईयर यानी 23-24। आप एक बात बताओ, अभी तो आपकी इनकम ही नहीं निकली है ना, मतलब अभी अगर अपन अपने लिए एप्लीकेबल रहेगा तो 24, अपने लिए तो 24-25 अपने लिए क्या रहेगा एप्लीकेबल, 24-25। तो 24-25 में तो इंसान इनकम अर्न कर रहा है, 31 मार्च 25 को जाके पता चलेगा कि उसकी इनकम कितनी आई। उस इनकम पे टैक्स कब देना पड़ेगा, अगले साल, अगले साल यानी कौन सा साल, 25-26। तो जो आप जिस साल टैक्स पे करते हो ना, उस साल का टैक्स पे नहीं कर रहे होते हो, कब का पे कर रहे होते हो, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं जैसे इस साल क्या करूंगा, टैक्स भरूंगा, तो इस साल में इस साल की इनकम पे टैक्स थोड़ी भर रहा हूं, इस साल जो मैं टैक्स भरूंगा वो कौन सी इनकम पे भर रहा हूं, पिछले साल की इनकम पे भर रहा हूं। तो इनकम कौन से साल होनी चाहिए,
इनकम होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, है ना। दिस इज व्हाट जनरली लोग प्रीवियस ईयर का मतलब अजीब ही समझते हैं। मैं लिखवाऊंगा प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है। इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, देन प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स ले लेंगे, तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे, टैक्स लिया जाएगा। सो रिपीट करते हैं, व्हाट आर दी कंडीशंस अंडर सेक्शन नंबर 4। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम कब होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स। सी पर्सन क्या होते हैं, क्या आप पर्सन हैं, क्या मैं पर्सन हूं, क्या पार्टनरशिप फर्म पर्सन है, क्या कंपनी पर्सन है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन है या नहीं, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है। जब भी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं कहां जाऊंगा, सेक्शन 2 के पास या फिर 3 के पास। तो अगर हम बात करते हैं पर्सन की डेफिनेशन की, तो पर्सन की जो डेफिनेशन दे रखी दोस्तों कहां दे रखी है, 2 क्लॉज 31 के अंदर दे रखी है। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो कहां दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, क्या सैलरी को इनकम मानना है, क्या किराए की इनकम को इनकम मानना है, क्या सट्टे की इनकम को इनकम मानना है, क्या गैम्बलिंग की इनकम को इनकम मानना है या नहीं मानना है। इनकम क्या होती है, क्या गिफ्ट मिला है तो आपको किसी से गिफ्ट मिला तो गिफ्ट को क्या इनकम मानना है या फिर नहीं मानना है, तो वो सारी बातें इनकम क्या होती है। इनकम का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 24। इनकम की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 3 में। कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, आपने सुना होगा एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। गिफ्ट भी मिलता है, पापा से गिफ्ट मिल गया या रिलेटिव से गिफ्ट मिल गया तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। ऐसा कभी सुन रखा हो आपने, है ना। तो ब्लड रिलेशन से गिफ्ट मिलता है बेसिकली, तो क्या रहता है आपका, एग्जम्प्ट होता है। तो कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है ये दे रखा है आपको सेक्शन नंबर 10 में, ये आपको गिवन है सेक्शन नंबर 10 में। यस चैरिटी वगैरह भी होता है, तो कुछ चैरिटी से रिलेटेड इनकम एग्जम्प्ट होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सब कहां मिलेगा आपको, सेक्शन जनरली एग्जम्प्ट इनकम्स के सेक्शन आपको 10, 11, 12 वगैरह रहते हैं ना, जनरली 10, 11 और 12 ये सेक्शंस जो होते हैं ये एग्जम्प्ट इनकम्स के सेक्शंस होते हैं। इनमें कंडीशंस होती है, वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। आप लोगों को इंटर लेवल पे 11, 12 का डिस्कशन नहीं होता है बेटा, आपको जो मेन डिस्कशन होता है वो किसका होता है, सेक्शन 10 का। आपने देखो ट्रस्ट वगैरह की इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनकी कुछ इनकम्स क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। वो कहां दे रखा होता है, 11, 12 सेक्शन में दे रखा होता है, बट इंटर लेवल पर आपको वो पढ़ाया नहीं जाता। नाउ प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। प्रिस्क्राइब रेट से अगर इनकम है, एग्जम्प्ट नहीं है और प्रीवियस ईयर में इनकम हुई है, वो पर्सन है, तो आपसे प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स ले लेंगे। किस रेट से टैक्स लिया जाता है, तो जो टैक्स रेट्स होते हैं ना बच्चों, प्रिस्क्राइब रेट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल रेट, एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट, मतलब जनरली जो भी इनकम टैक्स होती होगी, मैक्सिमम इनकम किससे टैक्स होती है, नॉर्मल रेट। कोई स्पेशल इनकम है तो वो स्पेशल रेट से क्या होती है, टैक्स होती है। तो सर स्पेशल मतलब क्या, हो सकता है कि सरकार को उस इनकम पे कम रेट से क्या लेना हो, टैक्स। FIIs कम टू इंडिया, आप इन्वेस्ट करिए, आप टैक्स क्या दे देना, कम रेट से दे देना। या फिर आप इंडिया में सट्टा खेलते हो, आप बेटिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, 30% से क्या दे देना, टैक्स दे देना। तो सरकार क्या करती है, स्पेशल रेट्स डिसाइड करके रखती है। स्पेशल रेट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, स्पेशल रेट क्या हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नाउ जो नॉर्मल रेट होते हैं ये कहां है, इनकम टैक्स में किस रेट से टैक्स लगता है, ये इनकम टैक्स में गिवन ही नहीं है। मतलब इनकम टैक्स में किस, इनकम टैक्स में बताया कि ये इनकम है, लेकिन उस पर टैक्स किस रेट से देना है, ये इनकम टैक्स में नहीं मिलता। ये कहां मिलता है पता है, नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में ही नहीं मिलता, ये मिलता है आपको फाइनेंस एक्ट में।
ये कहां मिलता है आपको? फाइनेंस एक्ट में, जिसको कि कॉमन भाषा में कहते हैं बजट। अभी आने वाला है, अभी बजट आने वाला है, उस दिन देखेंगे बजट क्या क्या अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, सो बजट इज येट टू कम। अभी तक तो सरकार बनने के पहले जो बजट आया था वो एंट्रीम बजट था। नाउ दिस बजट विल बी दी फाइनल बजट। सो जो आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल रेट्स जो होती है वो कहाँ गिवन होती है ना? फाइनेंस एक्ट। देखो जब रेट पढ़ाऊंगा ना तो और डिटेल में बताऊंगा फाइनेंस एक्ट में क्या क्या होता है, फाइनेंस एक्ट में कैसा कहाँ पे रेट दी होती है, फाइनेंस एक्ट में क्या डिस्कशन होता है, वो सारी बातें कहाँ करूंगा, जब रेट पे आऊंगा तब बताऊंगा मैं आप लोग को। स्पेशल रेट जो होती है ना बच्चों, वो इनकम टैक्स में ही गिवन है। वो इनकम टैक्स में ही गिवन है। ठीक है, सो ये था आपका सेक्शन नंबर 4 का स्टार्ट मिले, और यही आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में क्या किया उन्होंने, कौन कौन सी इंडिविजुअल को किस रेट से टैक्स देना पड़ता है, कंपनी को किस रेट से टैक्स देना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म को किस रेट से टैक्स देना पड़ता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीजें कहां दे रखी उन्होंने? चैप्टर नंबर 1 में। एग्जाम्प्ट इनकम बेटा पहले चैप्टर हुआ करता था, अब एग्जाम्प्ट इनकम का चैप्टर हटा दिया गया है। देयर इज नो एग्जाम्प्ट इनकम चैप्टर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो उनने क्या किया, जैसे सैलरी वालों की कुछ इनकम एग्जाम्प्ट होती है तो वो कहां डाल दिया? सैलरी के चैप्टर में डाल दिया। बिजनेस करने वालों के लिए कुछ इनकम क्या होती होगी? एग्जाम्प्ट, वो कहां डाल दिया उनने? बिजनेस वाले में डाल दिया। तो अदर्स मतलब जो इनकम जिस जिस चैप्टर में जानी चाहिए थी, पहले क्या था एक जगह थी, अब उसको क्या कर दिया? रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में भेज दिया। तो हम एग्जाम्प्ट इनकम्स को उन रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में देख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं किससे? पर्सन से। पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या कहती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब सर क्या एग्जाम में आएगा? अब कोई बीकॉम की एग्जाम तो है नहीं कि पर्सन की डेफिनेशन आपसे क्या करे, पूछ ले, बट मुझे स्टार्ट तो यहीं से ही करना पड़ेगा, एक एक चीजें बतानी पड़ेगी। पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन की डेफिनेशन दोस्तों इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कहां दे रखी है? 2 क्लॉज 31 के अंदर। पर्सन, पर्सन का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वट यू थिंक अबाउट अ पर्सन? नेचुरल पर्सन। पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन 100%। तो मतलब अगर मैं बोलूं पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन, तो फिर क्या कंपनीज को टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा भाई। पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन नेचुरल पर्सन भी आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। तो पर्सन का मतलब हो गया नेचुरल पर्सन एज वेल एज कॉमन सेंस में, मतलब अल्टीमेटली जो डेफिनेशन में दे रखा है वो तो मैं आपको बता रहा हूं, बट कॉमनली आप क्या सोचते हो? जनरली आप बोलते हो नेचुरल पर्सन, मैं बोलूंगा कॉमनली ये भी होता है, आर्टिफिशियल पर्सन को भी क्या मानते हैं? पर्सन। जैसे हम समझते ही थे कॉमन सेंस में कि पर्सन का मतलब क्या होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, तो फिर डेफिनेशन देने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि हमें पता है कि सब कोई भी टाइप का पर्सन होगा उसे पर्सन मान लिया जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या पार्टनरशिप फर्म नेचुरल पर्सन है? नहीं है। क्या पार्टनरशिप फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है? वो भी नहीं है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी नहीं देगी? हमें इनकम टैक्स क्या लूपहोल ढूंढना हो तो लोग कैसे भी लूपहोल क्या कर लेते हैं? ढूंढ ही लेते हैं। तो इनकम टैक्स में तो क्या कर दिया? डेफिनेशन। भाई कॉमन सेंस में तो लोग सोचते हैं कि पर्सन नेचुरल, मैक्सिमम लोग तो नेचुरली सोचते हैं, आर्टिफिशियल सोच नहीं पाते। अपन लोग सोच लेते हैं कि हाँ आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल पर्सन नहीं निकले तो उनका क्या? उनको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो भाई देखो पर्सन की डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा, सबसे फर्स्ट जो इंक्लूड है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज अ पर्सन।
आज सिर्फ लिख लेते हैं, कल इसको क्या करेंगे समझेंगे। सारी चीजों को हम आज पहले लिखवा देता हूं कि ये सब चीजें पर्सन है। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन। मेजर हो, माइनर हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, डज नॉट मैटर। अगर आप इंडिविजुअल हो और इनकम कमा रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। सर माइनर कैसे देगा, अनसाउंड माइंड कैसे देगा? कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू दे देगा, लेकिन टैक्स तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? देना पड़ेगा। आप जैसे इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आते हो कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। हमारे इनकम टैक्स में माइनर ने इनकम कमाई, रील बनाई, 2-3 और पैसे आ गए उसके पास, यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे नाच के पैसे आ गए, तो अब वो पैसे पे क्या देना पड़ सकता है? टैक्स देना पड़ सकता है। नो एक्सक्यूजेस। सेकेंड, एचयूएफ। एचयूएफ एचयूएफ मतलब एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कुछ तो पढ़कर आए होंगे इसके बारे में, है ना? कर्ता, मेंबर्स, को पार्टनर्स, पढ़ा है कुछ, है ना? हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, कुछ तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, मेरे सब्जेक्ट के अंदर मेरे को एचयूएफ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत किसका डिस्कशन करेंगे? एचयूएफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे ही पूछ लूंगा कि आपको कितना पता है, वैसे सबको पता ही होता है, बट मुझे एक मतलब बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड द को पार्टनर? एचयूएफ में मेंबर और को पार्टनर्स के बीच में फर्क क्या होता है? और मेंबर्स अलग से भी हो सकते हैं, और कोई फर्क बता सकता है? नहीं पता? सी, को पार्टनर्स वो होते हैं जो मेंबर भी होते हैं और हिस्सा मांग सकते हैं। मेंबर वो हो सकते हैं जो एचयूएफ के बंटवारा, एचयूएफ के मेंबर तो है लेकिन एचयूएफ का क्या नहीं कर सकते? बंटवारा कॉल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ, वाइफ एचयूएफ की क्या रहेगी? मेंबर रहेगी। बच्चा भी एचयूएफ का क्या रहेगा? मेंबर रहेगा। लेकिन जो बच्चा है वो क्या रहेगा? को पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो आपका एचयूएफ का क्या कर सकता है? हिस्सा मांग सकता है। एचयूएफ को डिवीजन के लिए क्या कर सकता है? बोल सकता है। तो ऐसे मेंबर जो हिस्सा मांग सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? को पार्टनर्स। कल डिस्कस करेंगे, आज कोई नहीं, लेकिन पढ़कर एक बार किसके बारे में आना? एचयूएफ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रख के आना। फिर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज अ पर्सन, इंडिविजुअल इज अ पर्सन, एचयूएफ इज अ पर्सन। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख पा रहा हूं, लिखने में दिक्कत आ रही है, आज के लिए समझो, कल चेंज करवा लेंगे चीजें। पार्टनरशिप फर्म इज अ पर्सन। सो अब आप वो टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि जनरली तो अपन सोचते थे कि यार कॉमन नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन ही क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। लेकिन अब इनने एचयूएफ को भी क्या मान लिया? पर्सन मान लिया। पार्टनरशिप फर्म को भी क्या मान लिया? पर्सन माना। एंड इनकम टैक्स ने बोला है पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा होगा आपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। देखो मेरा काम तो क्या है कि इनको टैक्स देना है अल्टीमेटली। ये होते क्या है, ये तो कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी क्या कर चुका है डिस्कशन, और आपको आपने शायद एलएलपी के लिए आपको एलएलपी एक्ट भी होगा, रोहित सर शायद वो कुछ पढ़ाएंगे ही सही आपको एलएलपी एक्ट वगैरह, तो और डिटेल में आपको क्या हो जाएगा दोस्तों पता चलेगा। मेरे को तो इतना रहेगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म इनकम कमा तो उसको टैक्स कैसे देना चाहिए। ना व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, ये तो आप पढ़कर आए हो, आई थिंक सेक्शन नंबर 4 में लिखा है ना, पार्टनरशिप एक्ट के। पार्टनरशिप क्या होती है? अभी तो एग्जाम दी थी। व्हाट इज पार्टनरशिप? म्यूचुअल एजेंसी, टू और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर, है ना, हैविंग म्यूचुअल एजेंसी, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम देने के बाद भूल गए। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी भी पर्सन है, प्लीज लिखने दे यार। कंपनी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखा रही है वहां पे। अब वो मैं क्या करूं, मैं टाइप जैसे ही कर रहा हूं वहां पे। कंपनी, कंपनी इज अ कंपनी। व्हाट इज कंपनी? कंपनी मतलब कंपनी, खत्म। सुनो, कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। कंपनियां प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, टैक्स लगेगा। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी पे भी टैक्स लगता है? गवर्नमेंट कंपनी में टैक्स लगता है?
आज सिर्फ लिख रहे हैं, कल और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। प्राइवेट कंपनी पे टैक्स लगता है, ऑब्वियसली बात है। पब्लिक कंपनीज पे क्या लगता है टैक्स? क्या गवर्नमेंट कंपनीज पे टैक्स लगता है? यस 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 यस, गवर्नमेंट कंपनी पे भी क्या लगता है दोस्तों? टैक्स लगता है। जैसे अगर मान लो कोल इंडिया, कोल इंडिया कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी, टैक्स लगता है। ONGC अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कंपनीज पे भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। क्यों लगता है? अब सुनना, मुझे इसका लॉजिक देना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसका? गवर्नमेंट का, ठीक है। और ये जो कंपनी है कोल इंडिया, वो भी किसकी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट खुद से खुद क्यों टैक्स ले रही है? वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट का है, तो कंपनी भी गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट खुद से क्यों टैक्स ले रही है? उसका रीजन चाहिए मुझको। सी, आपने एक लाइन पढ़ी होगी कभी ना कभी कंपनी के बारे में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मेंबर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, और कंपनी क्या होती है? अलग होती है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट। सी, एक बात याद रखो बच्चों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्या नहीं लगता है? टैक्स नहीं। रेलवे डिपार्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता क्योंकि सरकार का वहां पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, इसके ऊपर क्या नहीं लगता है? टैक्स नहीं लगता है। डिपार्टमेंट आपने BS में पढ़ा होगा, डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, और एक होता है आपका कंपनीज बनाकर काम करना। अगर कंपनीज बनाकर काम कर रही है सरकार, तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स। BSNL है, अगर इनकम अर्न करेगी तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, अदर डिपार्टमेंट से इनकी इनकम होती है, तो इन पे टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद ही है। फिर यहां पर आप लिख लीजिए फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी पे भी टैक्स लगता है। यस, फॉरेन कंपनीज पे भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। आपने तो कंपनी में पढ़ा होगा, कंपनी मतलब कंपनीज वो में रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस एक्ट में जो रजिस्टर्ड है उसी को क्या कहते हैं? कंपनी। अगर वही कंपनी का मतलब यहां लिख देते तो फिर क्या होता कि वो जो इंडियन कंपनीज है वही कंपनीज है, मतलब फॉरेन कंपनी को क्या नहीं देना पड़ेगा? टैक्स। ऐसा थोड़ी होगा भाई, फॉरेन कंपनी को भी क्या देना पड़ता है? टैक्स। और इवन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को भी क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को भी क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कंपनी एंड अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? सी, नॉर्मल कंपनी कोल इंडिया कंपनीज एक्ट के थ्रू फॉर्म की गई है। SBI उसका स्पेशल एक्ट है, जिसका स्पेशल एक्ट है वो क्या कहलाते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका क्या है? स्पेशल एक्ट। डज नॉट मैटर, RBI हो, SBI हो, या तू कोई सा भी आई हो, या फिर तू जो भी हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, तेरे को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कौन बचेगा? सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बचेंगे जिन पे क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज सब पे भाई यार, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, SBI HDFC से क्या कर रहा है? कॉम्पीट कर रहा है। अगर SBI से टैक्स नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सब कितना बड़ा सब्सटेंशियल फायदा हो जाएगा SBI को, तो वो प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत आती। इसलिए प्राइवेट में आप खेल रहे हो तो प्राइवेट के बराबर क्या करिए? कंपटीशन करिए। सरकार की ये सोच रही थी। तो प्राइवेट कंपनीज हो, पब्लिक कंपनी हो, 1% OPC हो, उस पर भी टैक्स लगेगा। सेक्शन 8 कंपनी को भी पर्सन माना है। सेक्शन 8 जो कंपनीज है उनको भी क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट, उनको भी क्या माना है? देखो एक बात समझो, पर्सन सबको माना गया है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? आप लोग सर वो उससे वो तो NGO जैसा काम कर रही है, उससे भी क्या टैक्स ले लेंगे? आप सेक्शन 4 की पूरी कंडीशंस पढ़ो, क्या क्या लिखी? पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना, मतलब वो प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, और एग्जाम जो 1% कंपनी, सॉरी अपना ये सेक्शन 8 कंपनीज है, सेक्शन 8 कंपनीज की बहुत सारी इनकम सरकार क्या कर देती है? सेक्शन 10, 11, 12 में क्या कर देती है? एग्जाम। अगर वहां पर आपको क्या मिल गई है? एग्जाम्शन मिल गई, तो टेंशन की बात ही नहीं। तो पर्सन होने से ये नहीं है कि टैक्स लग जाएगा, पर्सन होने के बाद आपकी इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर
नेक्स्ट उनने कहा एओपी बीओआई। सेबी, सेबी पे भी टैक्स लगता होगा। अगर सेबी, देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेबी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सेबी कोई स्पेशल एक्ट से फॉर्म किया गया है? यस, स्पेशल एक्ट से फॉर्म किया गया था। वो क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से, और उस पर क्या लग सकता है? टैक्स लग सकता है। मतलब हमें आईसीएआई, आईसीएसआई है ना, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को भी स्पेशल एक्ट से क्या किया गया है? फॉर्म किया गया है। आईसीएसआई को भी क्या किया है? स्पेशल एक्ट से फॉर्म किया गया है। हो सकता है इनके ऊपर क्या लग जाए? टैक्स लग जाए, बिल्कुल लग सकता है। हम लोग सर आईसीआई से भी टैक्स? यस। देखो आईसीआई की बहुत सारी इनकम सरकार क्या कर देगी? एग्जम्प्ट कर देगी। जो वो हमसे कमाते हैं, मेंबर से कमाते हैं, आप लोगों से इनकम अर्न करते हैं, अपन लोगों के लिए ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक। हाँ, ये भाई ये तो लिख ही नहीं सकते, इस पे तो लिखना ही पॉसिबल नहीं है। आप लिख के देखिए इस पे, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। एओपी बीओआई, सो यहां तक मैं आपको बताता हूं लिख के। जैसे अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट, अब तो ये तो चीटिंग है यार। हाँ, अच्छा, इससे तो ये इस चार्जिंग से प्रॉब्लम आ रही है, तो चार्जिंग नहीं करें, घर से करके आए। ठीक है, अब देखते हैं। अरे अभी तो सब लिखा रहा है, अभी तो नहीं लिखा रहा था ना, आप लोगों ने देखा था। ये देखो मैं कंपनी लिखने जा रहा था तो ये ऐसी लाइनें बन रही है, और आप आके खड़े हो तो सब बराबर चल रहा है। ठीक है यार, वो तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं ये कह रहा था कि जैसे आईसीएआई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, आपने मुझसे सेबी का पूछा, तो मैं एक बार सेबी का देख लूंगा। सेबी कोई स्पेशल एक्ट से बना है क्या? सेबी भी चार्जेस लेती है बेटा। सेबी भी क्या करती है? चार्जेस लेती है। डीमैट चार्ज, डीमैट वगैरह के शेयर ट्रेडिंग में तो हो सकता है कि उनकी इनकम पे क्या लग जाए? टैक्स लग जाए। पॉइंट ई, एओपी बीओआई। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लाइक जैसे मान लो दो लोग, तीन दोस्त हैं। तीन दोस्त ने एक बैंड बनाया, रॉक बैंड। एक गिटारिस्ट बन गया, एक सिंगर बन गया और एक ड्रमिस्ट बन गया। क्या इन्हें इंडिविजुअल कह सकते हैं? नहीं, वो तो मिलकर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते। एचयूएफ कह सकते हैं क्या? सेम फैमिली के हैं। पार्टनरशिप कह सकते हैं क्या? पार्टनरशिप के लिए तो क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होना चाहिए, भले ही रिटर्न हो, ओरल हो, जो भी हो, बट एग्रीमेंट तो होना चाहिए। ठीक है। फिर अगर कंपनी, नहीं कह सकते। तो भैया जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ना तो वो पार्टनरशिप फॉर्म है, ना तो वो एचयूएफ है, ना तो वो कंपनी में आते हैं, तो फिर वो कहां पे आ जाते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। दे आर कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? मैंने कहा अपन डिटेल में कल क्या कर लेंगे डिस्कस, में भी सिर्फ लिखा के छोड़ता हूं। नेक्स्ट पर्सन इज लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट पर्सन इज लोकल अथॉरिटी। पंचायत और कैंटोनमेंट। मतलब सरकार कितनी चालाक है, इनने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन नहीं माना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन मान लेते तो खुद के जो डिपार्टमेंट्स होते उन पे भी क्या लग जाता? टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे भी क्या लग जाता? टैक्स लग जाता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन जो सबसे छोटा भाई है इनका, कौन? लोकल अथॉरिटी, उससे क्या लेंगे ये लोग? टैक्स लेंगे। लोकल अथॉरिटी से क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, गांव में क्या होती है? पंचायत होती है। एंड जहां पर आर्मी रूल करती है वो वहां पर है ना, कैंट बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा अपना महू, मिलिट्री हेड क्वार्टर्स ऑफ वॉर, आगरा कैंट।
अंबाला कैंट, तो कैंट इज क्या है, वहां पर आर्मी क्या करती है, रूल करती है। तो हो सकता है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लोकल अथॉरिटी की सारी इनकम पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। बहुत सारे काम वो पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं, जैसे इंदौर को क्लीन रखने के लिए इंदौर में वाटर सप्लाई करते हैं, तो वो हो इनकी मैक्सिमम इनकम क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है। जो हमारे जो सेक्शन है ना 10, 11, 12, वहां पर इनकी इनकम क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट। लेकिन मान लो कि कोई लोकल अथॉरिटी ऐसा काम कर रहा है जो कि 10, 11, 12 में लिखा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, उनको टैक्स देना पड़ सकता है। और नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, artificial jurisdictional person not covered above, not covered above, artificial jurisdictional person not covered above। ऐसा कोई सा भी पर्सन जो ऊपर कहीं कवर नहीं हुआ है और वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो कहां कवर्ड हो जाएगा, नीचे आके कवर्ड हो जाएगा। कल आप एक काम करना, जितने जितने पर्सन्स आप सोच सकते हो, अभी देखो ट्रस्ट का नाम नहीं आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं आया, तो आप जितने सोच के आ सकते हो सोच के आना। कल अपन सारे को एड्रेस करेंगे कि कौन सी चीज कौन सी जगह रखी जाएगी। मैंने समझाया नहीं, सिर्फ लिखवाया है। मैं एक बार सम अप कर देता हूं। सबसे फर्स्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेक्शन नंबर 1, द नेम ऑफ द एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है। सेक्शन 3 में यहाँ पे किसका सेक्शन है, डेफिनेशन का। सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स अप्लाई होगा, नहीं तो इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या थी, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स। इनकम की डेफिनेशन कहां दे रखी, 2 क्लॉज 31, सॉरी पर्सन की डेफिनेशन कहां दे रखी, 2 क्लॉज 31, इनकम की डेफिनेशन दे रखी 2 क्लॉज 24। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कहां है, सेक्शन नंबर 3 में। कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है वो 10, 11, 12 में पता चलेगा। और आप नेक्स्ट है आपकी प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स। रेट दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट। स्पेशल रेट कहां रहेगा, इनकम टैक्स में गिवन है। नॉर्मल रेट कहां मिलेगा आपको, बजट में, फाइनेंस एक्ट के अंदर आपको क्या होगा, मिलेगा। हमने स्टार्ट किया था पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन थी, पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव थी। पर्सन के अंदर वो लिस्ट बनाई, वो सारी चीजें क्या मानी जाती है पर्सन। अगर ये इनकम अर्न करेंगे और एग्जाम नहीं होगी तो शायद इन्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स। कल पर्सन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।